तो आज हम करेंगे बच्चा आर्द्र भूमि वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आर्द्र भूमि, वेटलैंड, और वेटलैंड वाले टॉपिक के बाद हम तो बहुत सारे डायमेंशन है ना, अभी तो बहुत सारे डायमेंशन करेंगे वेटलैंड के, ठीक है। और वेटलैंड के बाद बच्चा हम करेंगे मैंग्रोव, ये वाला टॉपिक करेंगे। तो कल हमने वेटलैंड की परिभाषा देख ली थी सर, आपकी एनसीईआरटी विल, अच्छा ये एनसीईआरटी वाली बात कहाँ से पता चली है? ये एनसीईआरटी वाली बात कहाँ से पता चली? चलो ओके, देखो भाई गाना तो नहीं सुनाऊंगा, पर गाने के अलावा आप जिद कर रहे हो तो कुछ और जरूर बता सकता हूँ। अगर आप कहो तो एक बेहतरीन काफ़ी शानदार लाइन है, मैं आपको ज़रूर सुना दूंगा, है ना। कुछ बेहतरीन शानदार लाइन है, वैसे मैं लिखता भी रहता हूँ, बहुत कुछ मैंने अच्छा भी लिखा है, कभी टाइम आएगा तो सुनाऊंगा। वो लिखा हुआ बहुत कुछ है ना, स्टूडेंट की लाइफ पे लिखता हूँ, ओवरऑल लाइफ पे भी लिखता रहता हूँ। लेकिन एक रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा आपने, राष्ट्र कवि के नाम से वो पॉपुलर है। उनकी एक बड़ी खूबसूरत कविता है, उसकी चार जो लाइन मुझे बड़ी पसंद है। अगर आप कहो तो वो लाइन में सुना देता हूँ, आप पे बिल्कुल सेट बैठेगी, ठीक है। आपने पहले नहीं सुनी होगी, आई होप। हाँ ठीक है, तो वो लाइन है कि सैनानी करो प्रयाण अभय, सैनानी करो प्रयाण अभय। प्रयाण का मतलब है यात्रा, अभय मतलब भय रहित। सैनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते है, तारा आकाश तुम्हारा है। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि ये सेनानियों, जैसे आप भी क्या हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी योद्धा से कम नहीं हो, करो प्रयाण अभय। अब आपको एक ऐसी यात्रा शुरू करनी है जो भय रहित हो, डरना नहीं है मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, वो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सैनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। भावी इतिहास तुम्हारा है का मतलब क्या है, कल जब इतिहास लिखा जाएगा, लिखा जाता है ना इतिहास, तो उस इतिहास के पन्नों में आपके चर्चे होंगे। फिर कहता है ये नखत अमा के बुझते है, नखत मतलब होते हैं तारे, अमा मतलब अंधेरी रात, कह रहे अब अंधेरी रात गुजरने वाली है ना, ये नखत अमा के बुझते है, तारा आकाश तुम्हारा, यानी कि कल जो सूरज उगेगा वो सिर्फ आपका ही आपका है, ठीक है। चलो, हाँ बस आपने जिद की तो दिनकर साहब की लाइन मुझे काफी पसंद है, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया। चलिए, तो आपका कल इतिहास जब लिखा जाएगा तो मैं चाहता हूँ उस इतिहास के पन्नों में भारी भरकम दास्तानें आपकी हो, और मेरे लिए अगर कहीं भी 1000 पन्नों की आपकी किताब में मेरे लिए एक छोटा सा शब्द आ गया, है ना, तो मुझे लगेगा ठीक है जीवन सफल हो गया। और 1000 पन्ने की किताबों में आपने कहीं मेरा थोड़ा सा भी 1% का, 1000वां हिस्सा भी अगर आपको लगेगा कभी कि हाँ सर ने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, तो लिख दोगे, तो मुझे लगेगा कि चलो एक अध्यापक के रूप में हमारा जीवन धन्य हुआ। ठीक है बच्चों, तो आर्द्र भूमि के बारे में कल हमने बात करी थी बच्चा। चलिए, आर्द्र भूमिया क्या होती है, आ जाओ, व्हाट इज वेटलैंड, बताइए। वेटलैंड की एक भारी भरकम परिभाषा बताई थी मैंने आपको, आर्द्र भूमि। उस भारी भरकम परिभाषा से डरना नहीं है बच्चा, है ना, जब तक मैं हूं बिल्कुल नहीं घबराना। मैं उसको बहुत सिंपल सा बता देता हूं। कल मैंने आपको क्या बोला था, कोई दलदली क्षेत्र हो, ऐसे ऐसे खतरनाक चीजों को ऐसे याद किया करो, कोई दलदली क्षेत्र हमने बोला था, या पीट क्षेत्र, पीट को मैंने आपको डिफाइन किया था, व्हाट इज पीट लैंड। कोई पीट क्षेत्र हो, ठीक है, पीट लैंड हो, या अन्य क्षेत्र, देखो कैसे याद करते हैं भारी भरकम परिभाषाओं को। कोई दलदली क्षेत्र, पीट क्षेत्र, या आपका अन्य क्षेत्र, ये क्या हो सकते हैं, ये प्राकृतिक हो सकते हैं, या मानवीय या कृत्रिम हो सकते हैं बच्चा। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला था, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये वाले जो क्षेत्र है, ये स्वच्छ जल के हो सकते हैं, ये लवणीय जल के हो सकते हैं, यहां जल स्थिर हो सकता है, जल गतिशील हो सकता है, ये स्थायी हो सकते हैं, या अस्थायी, अस्थायी रूप से जलमग्न। ओके, और अगर वो कोस्टल एरिया पे है, और हमने क्या बोला था, यदि वह तटीय क्षेत्र में है, तटीय क्षेत्र में है, तो निम्न ज्वार की स्थिति में, निम्न ज्वार जिसको हमने बोला था लो टाइड, एक फोटो भी दिखाई थी, की स्थिति में जल की गहराई, जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लो, देखो क्या आनंद आया आपको। हाँ, पीटलैंड बच्चा मैंने कल बताया था, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से वहीं पेड़ पौधे पत्तियां घास, है ना, वो मृत होती जा रही है, वहीं इकट्ठा होती जा रही है, और मृत और इकट्ठा हो होके वहां वो काफी सॉलिड फॉर्म ले लिया है उसने, उसको बोलते हैं पीटलैंड। काफी अच्छी मानी जाती है पीटलैंड, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से। तो वेटलैंड को कैसे डिफाइन करेंगे, सुनो बच्चा, ऐसे तोड़ते हैं आप, समझना भविष्य में भी कठिन चीजों को आपको कैसे समझना है। ये काफी टेक्निकल कंसेप्ट होता है वेटलैंड अपने आप में। ये कहता है दलदली क्षेत्र, पीट क्षेत्र, या और भी कोई क्षेत्र, है ना, कोई और क्षेत्र जहां क्या हो, वो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। उस क्षेत्र में जल स्वच्छ भी हो सकता है और जल लवणीय भी हो सकता है, जल स्थिर भी हो सकता है और जल बहता हुआ भी हो सकता है। वो जल से मग्न क्षेत्र है, और वो जल मग्न क्षेत्र परमानेंट भी जल से डूबा हो सकता है, और नॉन परमानेंट, परमानेंट मतलब साल भरी जल से डूबा हुआ है, एक ऐसा हो सकता है 3 महीने जल से डूबा हुआ है, 9 महीने जल में डूबा हुआ नहीं है। तो ये कोई भी दलदली क्षेत्र, पीट क्षेत्र, अन्य क्षेत्र जो या तो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, ठीक है।
स्वच्छ जल का हो, लवणीय जल का हो, जल बहता हुआ हो, जल स्थिर हो, जल मग्न साल भर रहता हो या साल के कुछ महीनों में रहता हो, और अगर वो तटीय क्षेत्र में है, समुद्र के बाजू वाले क्षेत्र में है, तो निम्न ज्वार की स्थिति में वहां जल की गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे जबरदस्त डेफिनेशन है बच्चा, कहते हैं ना इससे बाहर वेटलैंड नहीं है, जबरदस्त डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है, याद कर लोगे बताओ, बोलो बच्चा, याद रहेगा आपको ये सब? ओके। एक बच्चा कह रहा है सर सब जब जीव मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, माइक्रो भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, जैसे गिद्ध बताया था मैंने। गिद्ध का एग्जांपल याद है ना, प्रकृति का सफाई कर्मचारी बोला था मैंने, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऑल दो बैक्टीरिया फंगी खाते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म भी मृत पदार्थों को खाते हैं, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट चीज, जब आपने ये परिभाषा याद कर ली, इतनी बढ़िया वाली परिभाषा याद कर ली, अब यहां से दो चीजें समझ में आती है, यानी कि यहां पे जो वेजिटेशन होगी भाई, हर तरफ जल 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 जल, तो यहां की जो वनस्पति होगी, वनस्पति होगी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्रोफाइट बोलेंगे। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट बोलते हैं वनस्पति जीवन। हाइड्रोफाइट मतलब वो जिनको हम बोलते हैं जलौद्भिद, जलौद्भिद, जलौद्भिद है हिंदी में इसको, है ना, जलौद्भिद वनस्पति। यानी कि जलौद्भिद वनस्पति कैसी? ऐसी वनस्पति जो जल में अनुकूलित है, जल में अनुकूलित है। ओके। उसके बाद वनस्पति कैसी मिलेगी भाई? जल से युक्त क्षेत्र है ज्यादातर, यानी कि जो जल के साथ अपने आप को अनुकूलित कर पाई हो। सेकंड, जो यहां की सॉइल की बात करेंगे, हाँ, सेकंड बात हम करेंगे यहाँ की सॉइल। यहाँ की जो सॉइल होती है बच्चा, उसको हाइड्रिक सॉइल बोलते हैं। यहाँ की जो मृदा है, मृदा मतलब कैसी है? हाइड्रिक है, जलीय मृदा है, जलीय मृदा है, ठीक है? यानी कि वो मृदा क्या करती है बच्चा? जलमग्न है। और अगर मृदा जलमग्न है तो उसमें क्या होगा बच्चा? अवायवीय दशाओं, अवायवीय दशाएं है यहाँ पे। अवायवीय दशाएं मतलब वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं है, जो मृदा है उसको कौन? जल के अंदर डूबी हुई है। तो ये आर्द्र भूमि की डेफिनेशन होगी। आर्द्र भूमि में मिलने वाली वनस्पति को हमने क्या बोला? हाइड्रोफाइट। यहां पे मिलने वाली सॉइल को हमने बोला हाइड्रिक सॉइल। बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई किसी समस्या किसी को? हाँ, ये बड़े टेक्निकल टर्म है बच्चा, टेक्निकल टर्म है। हाइड्रोफाइट क्या होता है आपको समझ में आ गया, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, तो यहाँ की वेजिटेशन भी समझ में आ गई, यहाँ की सॉइल भी समझ में आ गई। सर आप अपनी जर्नी में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे, ये बड़ा सवाल है ना। आज वाले दिन क्या होता है, थोड़ा पढ़ाई और मोटिवेशन मिक्स हो जाता है ना। तो मैं क्षमा भी चाहूंगा आपसे, अगर मैं 10-5 मिनट आपको लाइफ की जर्नी और मोटिवेशन के बारे में भी बता दूं तो इरिटेट मत होना, है ना। बहुत सारे बच्चे सर सिर्फ पढ़ाइए, समय समय पे इस जर्नी को, किसी को 2 साल लगेगा बच्चा, किसी को 3 साल लगेगा, किसी को 4 साल लगेगा, किसी को 5 साल भी लग सकता है। तो उस पूरी जर्नी में अपने आप को कैसे संभाल के रखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम उन्हीं रास्तों से निकल के आए हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस से आपको वो मैं शेयर कर दूंगा बीच बीच में, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ सर, जब हम ऐसे दौर में थे, सर भी ऐसे दौर में थे और सर ऐसे ऐसे चीजें कर लेते थे, ठीक है। तो मोटिवेशन बच्चा, हाँ मोटिवेशन पे बात करेंगे। समझाने का बच्चा डेफिनेशन समझ में आ गया। यहाँ वनस्पति कैसी मिलती है? जलोद्भिद, यानी कि जो जल में उत्पन्न हो सकती है, जल में ग्रो कर सकती है। और सॉइल ऐसी जो क्या है, उस सॉइल के ऊपर क्या है? पानी है, और यानी कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, एयर सर्कुलेशन उतना आसानी से नहीं हो पाता, इसीलिए अवायवीय लिखा। वायवीय मतलब वायुमंडलीय दशाओं से इसका सीधा संपर्क नहीं है। अब हम बात करेंगे आर्द्र भूमियों को आइडेंटिफाई करने के क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर मुझे कहूं कि ये भारत में, सपोज करो दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, अगर मैं कहूं कल मुझे ये वाला स्थान है, ये वाला कोई एक्स स्थान है, और मुझे इस एक्स स्थान को आर्द्र भूमि कहना हो, आर्द्र भूमि का दर्जा देना है, तो मैं दर्जा कैसे बोलूंगा, मतलब कैसे करूंगा मैं काम को? अगर ये कोई एक्स स्थान है, तो कल अगर मुझे इसे एक वेटलैंड घोषित करना है, तो वेटलैंड घोषित करने के आधार क्या है? ठीक है। किसी किसी का सर रिजल्ट होगा भी नहीं, हाँ जैसे मेरा नहीं हुआ भाई, क्या बात हो गई? जीवन नहीं चल रहा हमारा? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब मान सम्मान भी है, ठीक है। कलेक्टर बन नहीं सके, कलेक्टर बनाने में तो योगदान है, समझ गए? इतना ही होता है बस। वो एक राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी शानदार लाइन है बच्चा इसमें। राहत इंदौरी साहब ऐसी ही बातों पे, जैसे आपका और हमारा दौर है ना, तो वो एक बड़ी शानदार लाइन बोलते हैं, जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, तो वो एक बात बोलते हैं बड़ी, लेकिन सच तो ये है, एक उम्मीदवार मैं भी हूं, रेस से बाहर तो नहीं है ना, मैं भी हूं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसी भी उसको वेटलैंड का दर्जा कैसे दिया जाए। तो वेटलैंड का दर्जा देने के लिए हमारा एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है बच्चा। चलिए, एक है हमारा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है बच्चा भारत सरकार का, ठीक है, कार्यक्रम है ये, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। 1985 1986 के आसपास ही आया था।
इसके अंतर्गत हमने उन्हीं क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई किया। मतलब ये हमने क्यों चलाया था, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम क्यों चलाया था? क्योंकि हम देश के अंदर आर्द्र भूमियों को बचाना चाहते थे। आर्द्र भूमि काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। और जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में मैंने आपको बताया था झीलों की तुलना में वेटलैंड्स का ज्यादा योगदान है। ओके, तो हमने उन्हीं मानदंडों को अपनाया इस नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में। हमने बच्चा एक रामसर कन्वेंशन है, बच्चा रामसर कन्वेंशन, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे हुई थी। आज इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। रामसर कन्वेंशन में अपनाए गए मानदंडों को अपनाया हमने, अपनाए गए मानदंडों को ही अपनाया। तो ये रामसर कन्वेंशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये रामसर कन्वेंशन बेसिकली बच्चा वेटलैंड को ही डेडिकेटेड है, वेटलैंड के संरक्षण पे कार्य करती है ये, ठीक है। ईरान का शहर है रामसर, वहां पे हुई थी 1971, ओके, 71-72 के आसपास। तो रामसर कन्वेंशन में, क्योंकि ये रामसर भी क्या करता है, दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को पहचानने का काम है। तो हमने बोला भैया तुम कैसे पहचानते हो? तो रामसर बोलता है भैया मेरे पहचानने के 5 तरीके हैं। रामसर ने क्या बोला, मैं तो भैया 5 तरीकों से पहचान लेता हूं। बोले पहला तरीका क्या है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, तो आर्द्र भूमियों को पहचानने के कहता है मैं 5 क्राइटेरिया यूज करता हूं। पहला कि वो आर्द्र भूमि किसी दुर्लभ और विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो, किसी दुर्लभ और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो। दूसरा, समझ गए, कोई ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया बच्चा जहां पे क्या मिल रहा है, यूनिक है वो अपने आप में। दूसरा, वो प्रजातियों और पारिस्थितिकी समुदाय पर कुछ आधारित मानदंड है, प्रजातियों एवं पारिस्थितिक समुदाय। अब देखो बच्चा, अगर मैं यहाँ समुदाय लिख रहा हूं, देखो ये समुदाय शब्द लिखा, समुदाय का मतलब क्या है, कम्युनिटी। और कम्युनिटी का मतलब कौन बच्चा बताएगा? कम्युनिटी मैंने क्या बताई थी, कम्युनिटी के अंदर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जीवित जीव आते हैं, जैव और अजैव दोनों आते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, जब हम समुदाय शब्द लिख रहे हैं, कम्युनिटी लिख रहे हैं, तो इसमें सिर्फ जीवों की बात होगी, जैव तत्व की बात होगी, या अजैव तत्व की भी बात होगी? बताओ, बताना मुझे। बोलिए। नहीं नहीं बच्चा, पुरानी क्लास देखना है ना, कम्युनिटी में केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया था मैंने, इसलिए मैं बोलता हूं पुरानी क्लासेस को बच्चा पढ़ो, एक एक शब्द में पूरा का पूरा सब कुछ छिपा हुआ है। साफ साफ बताया था कम्युनिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, लिविंग की होती है बच्चा, लिविंग बताया था मैंने, पढ़ना पुरानी क्लास जाके। इसलिए मैंने बोला जब भी देखो तसल्ली से एक एक शब्द को, और तसल्ली से मैंने 5 से 10 मिनट बिताए थे कम्युनिटी के ऊपर। लिविंग ऑनली था बच्चा, ऑनली लिविंग। तो कहता है ये प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी समुदाय है ना से संबंधित मानदंड है। इसमें वो क्या कहता है कि आपने नाम सुना होगा, आईयूसीएन की रेड लिस्ट निकलती है, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एक कन्वेंशन है बच्चा ये, एक यूनियन है, मतलब दुनिया भर में काम करती है जीवों को बचाने के लिए। और हर साल फिर वो अपनी एक रेड डेटा लिस्ट का नाम सुना होगा, किसी को एंडेंजर्ड बोल देते हैं, किसी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये वल्नरेबल स्पीसीज है, ये नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज है, ऐसे नाम सुनोगे। ये प्रजाति तो विलुप्त हो चुकी है, ऐसे नाम सुना है ना। तो कह रहा है ये प्रजातियां जो कि वल्नरेबल, इंग्लिश में याद रखेंगे बच्चा वल्नरेबल शब्द को, हिंदी में तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एंडेंजर्ड को इंग्लिश में याद रखेंगे, आने वाले दिनों में बताऊंगा किसको एंडेंजर्ड बोलते हैं, किसको वल्नरेबल बोलते हैं। या क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज को समर्थन देती है, ठीक है, कि वो वेटलैंड ऐसी है कि उस वेटलैंड के अंदर कोई ऐसी स्पीसीज है, हो सकता है वो वल्नरेबल स्पीसीज हो, वल्नरेबल मतलब खतरा है उनको अस्तित्व को, ऐसे जीव है वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं। एंडेंजर्ड हो या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो। तीसरा मानदंड है बच्चा जल पक्षियों से संबंधित, तीसरा मानदंड क्या है, जल पक्षियों से, वाटर बर्ड से संबंधित मानदंड। जल पक्षियों से संबंधित मानदंड क्या कहता है कि क्या वहां पे जल पक्षी तो समझ गए जो पानी पे रहते हैं, बहुत सारे पक्षी आपने देखे होंगे बच्चा, जैसे फाल्कन देखा होगा, फ्लोरिकन देखा होगा, फाल्कन नहीं फ्लोरिकन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीव है जो सिर्फ पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, पानी वाटर बॉडी पे ही सर्वाइव करना पसंद करते हैं। तो वहां पे वो आर्द्र भूमि कम से कम, उस आर्द्र भूमि में ये मानदंड क्या है कि उस आर्द्र भूमि में कम से कम 20,000 जल पक्षी हो, वाटर बर्ड्स हो बच्चा, ठीक है। या किसी जलीय पक्षी की प्रजाति या उप प्रजाति के 1% जनसंख्या पाई जाती हो। भाई सपोज करो कोई ऐसा जलीय जीव है ना, कोई जलीय जीव मान के चलो, ठीक है, उस जलीय जीव की प्रजाति का कम से कम, या उसी जलीय जीव की प्रजाति की कोई सब स्पीसीज हो। स्पीसीज तो समझ गए, मैंने शुरुआत में बताया था व्हाट इज स्पीसीज, व्हाट इज स्पीसीज। हमने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बताए थे जो आपस में किसी क्षेत्र में रह रहे हैं और आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नई संतानें पैदा कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था कुत्ता एक अलग स्पीसीज है, बंदर एक अलग स्पीसीज है ना, गाय एक अलग स्पीसीज है, हमने बात की थी ना। तो वहां किसी भी जलीय जो पक्षी है उसकी प्रजाति का, सपोज करो एक्स पक्षी मिलता है, वहां पे एक्स पक्षी मिलता है, कोई दुनिया का एक एक्स पक्षी है, और इस एक्स पक्षी की जितनी दुनिया में सपोज करो 1000, पूरी दुनिया में 1000 है वो एक्स पक्षी, तो 1000 का 1% कितना होगा, बोलो 1000 का 1% कितना होगा, उतना यहां पे मिलेगा।
बोलो, ये बात याद रहेगी। चौथा मानदंड उसने बताया मछलियों पे आधारित मानदंड। चौथा मानदंड किस पे है बच्चा? मछलियों पर आधारित मानदंड है। मछलियों पर आधारित मानदंड क्या कहता है? ये मानदंड कहता है कि वो जो आर्द्र भूमि है, किसी स्थानीय मछली की कोई प्रजाति है या उपप्रजाति है का समर्थन करती हो। ओके, और लास्ट मानदंड है इसका, पांचवा और अंतिम मानदंड। मछली की बात हो गई बच्चा, मछली, हाँ 10 है बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट जो मानदंड है वो है इको टूरिज्म या कल्चरल हेरिटेज। क्या बच्चा? इको टूरिज्म पारिस्थितिकी, पर्यटन या सांस्कृतिक विरासत। मतलब वो वेटलैंड किसी भी क्षेत्र में बच्चा, हम लोग भी तो प्रकृति के साथ ही मिलजुल कर रहते हैं, और हमारे बहुत सारे तीज त्योहार प्रकृति से ही तो जुड़े हुए हैं बच्चा। आप देखो, आपके जितने सारे बहुत सारे हमारे त्योहार है, फेस्टिवल्स है, हमारे कल्चर है, वो नेचर बेस्ड है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो श्रावण, श्रावण का मंथ है। श्रावण बेसिकली क्या है? एक हमारा वेदर सिस्टम है जो देश के कुछ समय के लिए रहता है। उस श्रावण मंथ के अंदर हम बहुत सारे फिर कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कह रहे वेटलैंड का भी क्या है? सांस्कृतिक महत्व है। तो वो वेटलैंड या तो वहां इको टूरिज्म, एक इको टूरिज्म का मतलब पर्यटन ऐसा करो जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण और पारितंत्र के अनुकूल हो, उसको छेड़छाड़ ना करता हो, या सांस्कृतिक विरासत पे आधारित मानदंड है। तो इन पांचों मानदंड के आधार पे या इनमें से किसी एक मानदंड के आधार पे मैं इस स्थान को, जो हमने बोला था, क्या मैं इस एक्स स्थान को वेटलैंड का दर्जा दूं, तो मुझे इन पांचों में से देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है। हो सकता है ये किसी कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट करता है, तो मैं बोल दूंगा हाँ दे दो। हो सकता है कि यहाँ कोई स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया को डिनोट करता है, तो हम बोल देंगे हाँ दे दो। तो कोई एक भी हो सकता है, कोई मतलब सिंगल के बेस पे भी दे सकते हो, किसी में हो सकता है 2 फीचर हो, 2 के भी बेस पे दे सकते हो, अगर किसी में हो सकता है 5 की 5 हो तब भी दे सकते हो। तो हम इस तरीके से देश के अंदर किसी भी क्षेत्र को वेटलैंड का दर्जा देते हैं। अब बात बताओ, बोलो, याद रहेगा आपको ये बातें? जल्दी से बताओ। लाइफ की जर्नी शेयर करते रहिए सर, हम मोटिवेट रहेंगे। देखो यार, जर्नी तो सिंपल सी है। वैसे तो जो बच्चे से आता हूँ, ओके, और कमांड थी तीनों विषयों पे, 90% स्कोर था उस टाइम पे, है ना? टाइम पे था, सही होता था इन दिनों, समझते ना, हवाई जहाज उड़ा, बीएससी फिजिक्स। ओके, तो टेक्निकली उस टाइम पे फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब थी, उन ट्यूशंस को नहीं कैरी कर सकता था, फीस महंगी महंगी होती थी, जैसे फिजिक्स है तो लगा 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 चलो, और थोड़ा एडवांस हो जाता है बच्चा। तो वो मुझे लगा यार मैं बीएस, मैंने कहा बीए कर, 1 साल का गैप भी आ गया, अगले साल ये, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मैंने देखा हिंदी लिटरेचर, मैंने कहा ये तो मेरे दिमाग में थोड़ा साइंस है। इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो गई थी तो सेकंड सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश लिटरेचर। थर्ड सब्जेक्ट लाइफ में खाली रहने से तो अच्छा है कुछ करे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ था या तो कोई काम पकड़ लो या पढ़ लो। तो मैंने काम किया, 12वीं तक मैं बहुत अच्छा था, बीएससी भी मेरा ठीक था, तो मैंने होता था भाई फिजिक्स में, काम चल गया। हमारा एग्जाम दिया, 95 मार्क्स, यूनिवर्सिटी लिस्ट आती है डिपार्टमेंट वाइज। कह रहे क्या है, कैसे आए ये नंबर, बैकग्राउंड क्या है, सर ऐसे ऐसे। कह रहे आज तक पूरे डिपार्टमेंट में, जब से हमारा कॉलेज का डिपार्टमेंट बना है, इतने नंबर आज तक किसी बच्चे के आए नहीं। कह रहे 100 में से 95 का मतलब समझ रहे हो? कह रहे 100 में से 95 का मतलब ये है कि अगर उस टीचर ने नंबर काटने भी चाहे होंगे, कि मैं कॉलेज की कॉपियां चेक करता हूं मैं भी, कि अगर टीचर ने नंबर काटने चाहे भी होंगे तो काट नहीं पाया। राष्ट्रपति क्या होता है पढ़ा, और वो लैंग्वेज लिटरेचर ऑफ दी, मेरे कॉलेज बीएससी वगैरह बीटेक कर नहीं पाया, फिर सेकंड ईयर भी अच्छी। तो हमारे जिस कॉलेज से मैंने की डिग्री देती है बच्चों, ठीक है, और मैंने मन बना लिया था मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया था, तो मैं फॉर्म भर के, मैं के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं हाथ से, इसमें मैंने दबाव में दिल्ली यूपीएससी की पढ़ाई में फंस गया। मैंने कहा यार इस सब आता था, क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, गया मैं, और तो नहीं हो रही ना, 5 मिनट की कहानी हो रही, और तो नहीं हो रही ना, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी ये नौकरी लगी है, और मैं अभी अभी ईमानदारी से तैयारी कर ली ना, में कोई दिक्कत नहीं। और मैंने तैयारी शुरू की, बैंक वाले ऐसे ही सब फॉर्म भरे थे, मैंने भी भर दिया दोस्त लोगों के साथ, बैंकिंग वाली भी नहीं करनी थी, पर जाना ही नहीं था, सेटिस्फेक्शन आ रहा था, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए, और यही मोटिवेशन बन गया लाइफ में, बात खत्म। नोट्स नहीं बन रहे, ट्रेन तो भाई लड़ना सीखो, मैं तो एक ही चीज। और ये मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ा जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं था, आप सोचो बच्चा एक साइंस का टॉपर, हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, किसी को देर से मिलेगी, अपनी उम्मीदवारी को पकड़े, सब कुछ हो गया इसी दौरान। मेरे लास्ट लास्ट अटेम्प्ट 2017, मेरे को लग रहा था इस साल तो मेरी रैंक लगनी ही लगनी है, यू वांट विल, अब प्रीलिम्स से 2 महीने करना बाकी रह गया था, ठीक है, पढ़ाई का भी 101-2 के आसपास थी, वो मेंस को जितना बताओ, चलो आओ वापस बैक टू जर्नी, ठीक है। सर आपकी बहुत अच्छी वाली फ्रेंड है, वो कहाँ है अब? उसकी तो शादी हो गई थी ग्रेजुएशन के बाद, जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई थी।
तो किसी दुर्लभ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो। सेकंड, प्रजातियों और पारिस्थितिकी समुदाय से जुड़ा हुआ, जल पक्षियों से जुड़ा हुआ, मछलियों पर आधारित मानदंड और इको टूरिज्म का मानदंड। ठीक है, तो अब हम हाँ, अब हम बात करेंगे कि आर्द्र भूमियों का रोल क्या है, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स बच्चा है ना, आर्द्र भूमियों का महत्व। आर्द्र भूमियों का महत्व, आर्द्र भूमियों का महत्व, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आर्द्र भूमि। हमने अभी देखा बच्चा, बहुत सारे जीवों का हैबिटेट है, बहुत सारे जीवों का क्या है, ये पर्यावास है, हैबिटेट, यानी कि बहुत सारे जीव आर्द्र भूमियों में रहते हैं। आर्द्र भूमि बाढ़ से बचाती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र बच्चा नेचुरली डेवलप हो गया, तो कभी भी जल बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में तो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, दूसरा क्या है, बाढ़ से बचाओ, बाढ़ न्यूनीकरण। न्यूनीकरण मतलब उसके बाढ़ के विनाशात्मक प्रभाव को कम करती है वेटलैंड्स। और क्योंकि वेटलैंड्स के अंदर बच्चा क्या है, जल है, और अगर कभी कोई ड्राई सीजन भी आता है तो उस क्षेत्र के अंदर जो नेचुरल वाटर सप्लाई है उसको मेंटेन रखते हैं वो। तो क्या करते हैं, धारा प्रवाह को सुनिश्चित, धारा प्रवाह को सुनिश्चित। ठीक है, अब वेटलैंड है तो नेचुरली जिस क्षेत्र में जल भराव वाला क्षेत्र है उसके नीचे का जो क्षेत्र होगा, जमीनी जल है, जमीन के नीचे वाला जल, वो बार बार रिचार्ज होता रहेगा बच्चा। तो इसमें क्या करेंगे हम, भूमिगत जल का पुनर्भरण होता रहता है, भूमिगत जल, जल का पुनर्भरण। तो ये कैसे होता है बच्चा, सपोज करिए आपकी कोई जमीन है ना, इसके ऊपर ये सरफेस पे पानी चल रहा है और कुछ पानी धीरे धीरे सिप सिप करता करता नीचे भी आ जाता है, कुछ नीचे पानी आके इकट्ठा हो जाता है, जिसको बाद में आप ट्यूबवेल से, नल से बाहर निकालते हो, सनी देओल वाला हैंडपंप लगा के। ओके, तो ये जो ऊपर पानी चल रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चा सतही वाटर जल, सतही जल, सरफेस वाटर। और जो ये अंदर वाला जल है इसको हम बोलते हैं बच्चा भूमिगत जल, भूमिगत जल, और इंग्लिश में इसका नाम देते हैं हम ग्राउंड वाटर। तो यहां हमने क्या लिखा है, भूमिगत जल लिखा है। बहुत सारे बच्चे ग्राउंड वाटर का मतलब समझते हैं जो हमें जल, सतह पे जो जल फैला हुआ है, नहीं, ग्राउंड वाटर का मतलब है जमीन के अंदर जो जल स्टोर है। ठीक है, चल, उसके बाद अगर कभी भी बहुत ज्यादा जल प्रवाह हो जाएगा तो उसको रोक लेते हैं, जैसे हमने बोला बाढ़ को रोकती है, धारा प्रवाह को बनाए रखती है। तो ये अपर्दन, मृदा अपर्दन से बचाव करती है, मृदा अपर्दन से बचाव करती है। बहुत सारे जो आपके समझ गए ना, कभी धारा प्रवाह बहुत ज्यादा तेज आ गया बच्चा तो क्या होगा, ये पहले से ही वहां पे वेटलैंड है। इन दिनों आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा इसलिए भी आ रही है कि वहां की जो नेचुरल वेटलैंड्स थी उन वेटलैंड्स पे हमने अतिक्रमण कर लिया, और अब क्या हो गया, कभी भी जो एक्स्ट्रा वाटर आता है जो वेटलैंड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी वो नहीं हो पा रहा। उसके साथ क्या बचा, पेयजल की प्राप्ति होती है, पेयजल उपलब्धता। ओके, मत्स्यन होता है बच्चा यहाँ पे, मत्स्यन फिशिंग की एक्टिविटी होती है बहुत सारे लोगों की जिसपे आजीविका निर्भर है, मत्स्यन होता है। यहाँ पे ईंधन, जो पीठ है उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी प्राप्ति हो रही है। उसके साथ साथ जो वेटलैंड है किसी भी क्षेत्र के अंदर बच्चा वहां के जल शुद्धिकरण का काम करती है, याद रखना बच्चा, जल शुद्धिकरण का काम करती है। यहाँ क्या करती है, जल को शुद्ध करने का काम, जल शुद्धिकरण, यानी कि जल से कुछ प्रदूषकों को प्राकृतिक रूप से हटा देती है, प्राकृतिक रूप से हटा देती है। यहाँ मैंने बच्चा कुछ लिखा है, ध्यान रखना, कुछ लिखा है। कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके वहां पे क्या डाल दो, आपने डीडीटी भर दिया, आपने वहां पे पारा ले जाके भर दिया, आपने और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल ले जाके भर दिए और फिर बोलो ये वेटलैंड साफ करी से, नहीं। जो नेचुरली पोल्यूटेंट होते हैं उनको ये स्वच्छ कर देती है, और इसी इसी क्षमता के कारण है ना, इसी जल शुद्धि के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, किडनी ऑफ द अर्थ बोलते हैं, किडनी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का किडनी बोला जाता है बच्चा। किडनी का काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, फिल्टर, जैसे हम इंसानी शरीर में फिल्टर करने का काम कौन करता है बॉडी के अंदर, किडनी। तो प्रकृति का नेचुरल फिल्टर कौन है ना, वेटलैंड है बच्चा। बताओ यहां तक, बोलिए। उसके साथ न्यूट्रिशन साइकिल जो हमने पढ़े हैं, पोषण चक्र, उनमें मदद करती है, पोषण चक्रों में मदद करती है। उसके साथ साथ क्या करते हैं बच्चा, आनुवांशिक रिजर्व के रूप में काम करते हैं, आनुवांशिक रिजर्व, जेनेटिक रिजर्व है ये, जेनेटिक रिजर्व के रूप में कार्य करती है। जेनेटिक रिजर्व क्या होता है बच्चा, जैसे कुछ वेटलैंड्स के अंदर कुछ यूनिक टाइप का वेजिटेशन मिलता है, कुछ वेटलैंड्स के अंदर कुछ यूनिक टाइप के जीव जंतु मिलते हैं। तो अगर वो है तो उन वेटलैंड की वजह से ही था, उस वेटलैंड का एनवायरमेंट ऐसा था कि वो विशेष प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति वहां पे पाए जा सकते थे। तो जैसे अगर हमने इन वेटलैंड को बचा के रखा है तो समझ जाना, क्योंकि इन वेटलैंड की वजह से ही वो धरती पे थे वो जीव जंतु, और अगर ये वेटलैंड ही समाप्त हो गए तो इनके अलावा बाहर वो कहीं है ही नहीं। तो जो आनुवांशिक रिजर्व है जीवों के, वनस्पतियों के, उन रिजर्व के रूप में भी काम करते हैं बच्चा। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज को। उसके बाद बच्चा क्या है, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य है ही है इनका, पर्यटन व सांस्कृतिक मूल्य, लोगों के कल्चरल वैल्यूज जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग वेटलैंड्स को घूमने भी जाते हैं टूरिज्म के लिए, जैसे चिलिका लेक है या मणिपुर की लोकटक लेक है, राजस्थान में केवला देव है भरतपुर में,
तो वहाँ लोग बाग हर साल हजारों टूरिस्ट जाते भी है बच्चा, तो पर्यटन में भी काम कर रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज भी है, लोगों के लाइफ से जुड़ा हुआ है, आनुवांशिक रिजर्व के रूप में काम कर रहे हैं, पोषण चक्र के रूप में काम कर रहे हैं, किडनी ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है, मत्स्यन हो रहा है यहाँ से, तो लोगों की आजीविका है ना, ईंधन प्राप्ति और आजीविका भी लिख दो, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है बच्चा इससे, ठीक है, पेयजल दे रहा है, मृदा अपरदन से बचाव करता है, भूमिगत जल का रिचार्ज करता है। ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी आ सकता है, मेंस में, कि वेटलैंड्स को हमें क्यों बचाना है, भाई वेटलैंड्स क्यों बचाए जाने चाहिए, और वेटलैंड शायद 2022 के मेंस में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, क्या ऐसा इनका सिग्निफिकेंस है, तो आपको इनका महत्व का पता चल गया। और हमने देखा था जो झीलें थी बच्चा, झील लेक्स थी, लेक्स एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल पॉइंट से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी की आर्द्र भूमि होती है, तो इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्स की कंपैरिजन में वेटलैंड्स बहुत बड़ा महत्व रखती है बच्चा। वेटलैंड ये कैसे करता है, अरे भैया कल हमने पेरिफाइटन्स याद है, कल हमने क्या पढ़े थे, न्यूस्टन पढ़े थे, पेरिफाइटन्स पढ़े थे, ओके, प्लांक्टन्स पढ़े थे हमने, कल हमने नेक्टन्स पढ़े थे और हमने बेंथोस पढ़े थे। पेरिफाइटन्स का मैंने आपको क्या रोल बताया था, पेरिफाइटन्स कहाँ थे बच्चा, जो जलमग्न क्षेत्र में ही तो पेरिफाइटन मिलते हैं, और वेटलैंड भी तो क्या है, जलमग्न क्षेत्र है, तो वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि है, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक जीव है, ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति है, अगर कोई प्रदूषक आ जाएगा तो उसको हटा लेंगे, इसमें क्या रॉकेट साइंस था, पुरानी क्लासेस को देखो और अच्छे से सुनो बच्चा, एक एक बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, बुझा रहा हूं, और कुछ जीवों के अंदर वो प्रकृति के नेचुरल फिल्टर के रूप में काम करते हैं, कुछ जीव जंतु, बताइए अब, अभी समझ में आया, बोलो। लेक्स को क्लीन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, क्या बताए, वेटलैंड मानव निर्मित हो सकता है क्या, अगर आप तसल्ली से क्लास में उपस्थित रहोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वेटलैंड की परिभाषा में मैंने क्या बोला था, प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है, कृत्रिम कौन, इंसान बनाया है, समझ में आ रहा है, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, प्रकृति ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई है, ये लो सब बता रखा है भाई, तसल्ली से रहो क्लास में, ठीक है, आपके दिमाग में जितने प्रश्न पैदा हो सकते हैं, पहली बात तो उतने प्रश्न, जब मैं एक खुद यूपीएससी एस्पायरेंट था, ये सारे प्रश्न मेरे दिमाग में भी पैदा हो चुके हैं, और मैं एक टीचर भी हूं, तो आप ये मत सोचो आपके दिमाग में ऐसा बहुत कम सवाल पैदा होंगे, मतलब हो सकता है कभी इक्का दुक्का एक आधा कुछ यूनिक सवाल पैदा हो जाए, ऑर्डिनरी माइंड जैसा आपका है वैसा ही मेरा है, जब मैं पढ़ता था मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न आते थे, आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में भी सेम आएगा। चल अब हम करते हैं आर्द्र भूमियों के क्षरण के कारण, है ना, आर्द्र भूमियों को क्या टेंशन है भाई लाइफ में, आर्द्र भूमियों का क्षरण हो रहा है बच्चा, क्षरण के कारण, क्यों आर्द्र भूमि क्षरित हो रही है, आप बताओ क्या कारण हो सकता है आर्द्र भूमियों के क्षरण का, आर्द्र भूमियों को क्या तकलीफ हो सकती है, चलो आपसे पूछता हूं बच्चा, आर्द्र भूमियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अर्बन इंडस्ट्रीज पोल्यूशन, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड, पोल्यूशन हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी, टाउनशिप, वेरी गुड, बिल्डिंग बनाना, पोल्यूशन करना, सब तो पता है आपको, ज्यादा ज्यादा प्रदूषकों का होना, दैट्स ग्रेट, बस सब जान रहे हो आप। पहला तो सबसे बड़ा कारण क्या है, हमने भूमि उपयोग परिवर्तन बदल दिया है, भूमि उपयोग परिवर्तन जिसको आप बोलते हो लैंड यूज चेंज, मतलब लैंड यूज चेंज का मतलब पहले उस जमीन पे क्या थी, आर्द्र भूमि थी, आज आप ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, आपको ज्यादा जनसंख्या को घर देने हैं, ज्यादा जनसंख्या के लिए आपको ज्यादा भोजन उगाना है, ज्यादा जनसंख्या के लिए आपको ज्यादा फैसिलिटी देने हैं, तो हमने क्या किया, हमारी आर्द्र भूमियों का लैंड यूज पैटर्न चेंज कर दिया, तो हमने क्या किया, इसको करते हुए हमने अपनी आर्द्र भूमियों को कृषि भूमियों में बदलना शुरू कर दिया, आर्द्र भूमियों को कृषि भूमि में बदलना शुरू, पहला चीज, टेक्निकल शब्द है बच्चा, हाँ, दूसरा क्या है, समुद्री क्षेत्रों में हमने क्या कर लिया बच्चा, जल कृषि को बढ़ावा, जल कृषि, एक्वाकल्चर, मतलब उस वेटलैंड का एक और क्या हुआ, हमने कमर्शियलाइजेशन करना शुरू कर दिया, वहां मछलियों को पकड़ने में, झींगों को उगाने में, कुछ और करने में हमने उसको क्या कर लिया, जल कृषि के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा जो आप बोल रहे हो पर्यावरण का विनाश हुआ है, उनका प्राकृतिक पर्यावरण है, पर्यावरण का विनाश प्लस प्रदूषक, बहुत सारे पोल्यूटेंट डालना शुरू कर दिए हमने। चौथा जो आपने बोला अपशिष्ट है, अपशिष्ट, ये अपशिष्ट कहां से आ रहे हैं बच्चे, घरों से आ रहे हैं, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, ये आ गए, उसके साथ अरे भाई कैसे नहीं आए, सपोज करो आपके क्षेत्र में कोई वेटलैंड था, छोटा सा कोई वेटलैंड था, झील थी कोई, सुबह सुबह आपने बोले अच्छा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आपके क्षेत्र में नहीं बजता ये गाना, तो हम क्या करें, तो बोलते सुबह 5 बजे हम घूमने जाते हैं, हमें किसी गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल की जरूरत नहीं, हाथ में इस बैग, हाथ में एक बैग लिया, इस हाथ में दूसरा बैग लिया कचरे का, घूमते 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 चले गए, देखा दाएं कोई देखा बाएं कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे घुमाया, और देखते कितनी दूर जाएगा आज ये कचरा,
फेंक के मारा आपने, है ना? उस कचरे में से ऐसे निकल निकल के गई आपकी सब्जियां, है ना? मूली के पत्ते, गाजर, और फिर एक ऐसे घुमाया मस्ती में, पता चला ऊपर जाके खुल गया, सब अपने ऊपर ही गिर गया। अरे भाई आज तो गड़बड़ हो गई, सारा कचरा मेरे ऊपर ही गिर गया। तो क्या है, हमने अपनी वेटलैंड्स को डंपिंग ग्राउंड बना दिया। समझ गए, भर दिया हमने पूरी अपनी वेटलैंड को। ओके, क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर जलवायु परिवर्तन। ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। होता है बच्चा, ऐसा सब होता है। फिर छठे नंबर पे क्या आ गया बच्चा, कृषि में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग। भाई आपने अपने खेत के अंदर यूरिया डाला, खेतों में फसलों के लिए आपने यूरिया डाल दिया, है ना? नाइट्रोजन, फॉस्फेट, है ना? पोटेशियम डाल रहे हो आप। अब बरसात का जल आया, खेतों से वो पूरा यूरिया पानी वानी मिल गया, और वो फाइनली उस खेत का पानी कहाँ चला गया? उस झील में, उस वेटलैंड में। मैंने कल क्या बताया था? ओलिगोट्रॉफिक, मीसोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक। तो आपका जो पोषण युक्त जल पहुंच गया उस वेटलैंड के अंदर, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव थे, अरे आज का पानी चाट के देखा यार, कुछ बढ़िया सा लगा है, मीठा मीठा सा लग रहा है। और उन जीवों ने देखा उसको, पानी को, वाटर को कंज्यूम किया। कल उठ के देखा, अरे मम्मी मेरी बॉडी बड़ी सी बन गई क्या? कल तो इतने से थे, आज मेरे बाइसेप्स इतने हो गए हैं। अरे कल हम 4 थे, आज हम 16 हो गए हैं। तो यूट्रोफिकेशन कर दिया आपने। कृषि में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग होने से फिर वो पानी में घुल के वेटलैंड में चला गया। वहां पे सुपोषण हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, ज्यादा मात्रा में पोषण चले गए, वहां पे ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ गई। बोलो। अच्छा, इन हमने वेटलैंड्स के अंदर हमने बचा क्या, बचा अपना निर्माण कार्य भी शुरू किए, प्लस हमने आवासीय उपयोग किया, आवासीय उपयोग भी किया। कुछ वेटलैंड्स को हमने रहने के निवास स्थानों में बदल दिया, कुछ वेटलैंड्स के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, आपको तस्वीरें, कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आपको भ्रमित कर सकती है, ये लीजिए, कुछ तस्वीरें आपको भ्रमित कर सकती है। ये देख लो भैया, है ना? ये वेटलैंड है, ये किसके घर का कचरा है, ये किसके घर का कचरा, क्यों डालते हो भैया? थोड़ा समझो भाई, इधर मछलियां भी रहती है, कल फिर उन मछलियों को खाओगे, इन्हीं की पकड़ी हुई मछलियां खाओगे, उन मछलियों के अंदर फिर वही बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन आपके अंदर ही जाना है। वो जो गीता में बोला है ना, कर्म फल सिद्धांत, जो दिया है लौट के तुम्हारे पास ही आएगा, हालांकि उसका रूप बदला हुआ होगा। आप क्या सोच रहे हो यही कचरा आएगा आपकी थाली में? नहीं, फिल्टर होकर ना मछली के अंदर गया है वो प्रॉपर, और फिर आप खाओगे। आप कह रहे हो सर यहाँ की मछली कौन खाता है? तो यहाँ की कोई नहीं खाएगा। आपको क्या लग रहा है ये इतना सा हिस्सा पॉल्यूटेड है? वो तो जल के अंदर घुल गए केमिकल्स, और आप यहाँ से 10 किलोमीटर बाद कहीं पे फिशिंग कर रहे हो, समझिए 10 किलोमीटर दूर, इस क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर आप मछली पालन कर रहे हो, वहाँ आपने थोड़ा सा बाड़ेबंदी कर रखी है और सोच रहे हो हमारी मछली तो स्वच्छ है, उस पानी के अंदर तो आ ही चुका है। ठीक है, दूसरा देख लो, ये देखो, ये वेटलैंड थी, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, है ना? अरे आप सुबह ये फ्लैट लीजिए भाई साहब, ये फ्लैट लीजिए, आपको ईएमआई पे भी दे देंगे। और इस फ्लैट की खास खूबी ये देखो, ये लेक फेसिंग फ्लैट है, सुबह उठोगे बालकनी और सामने आपको लेक नजर आएगी। इधर वाले इस साइड सर, एक इधर वाला फ्लैट का कीमत है 1 करोड़, इधर वाले फ्लैट का कीमत है 3 करोड़। 3 करोड़ क्यों? अरे सर ये रोज में क्या देखेगा? पीछे के पहाड़ सड़क देखेगा, पीछे के जंगल देखेगा। ये देखो, आप रोज ना सुबह उठते ही आपको वाव वाला फीलिंग आएगा। तो आपने इस वेटलैंड के एरिया में ये बड़े बड़े क्या बना दिए? मकान बना दिए, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर दी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को पता चला, ये केरल के मराडू अपार्टमेंट है बच्चा, केरल के मराडू, बहुत चर्चा में रहा था। और आपने देखा होगा 2-3 साल पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 4 ऐसे पिलर है, इन चारों पिलर को कोलैप्स कर दो, इन 4 के 4 पिलर को ढा दो। ये आपने क्या किया? वेटलैंड की हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपने वेटलैंड के क्षेत्र में कब्जा करके ये बनाया है। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब ये बने होंगे तो बिना सरकार की परमिशन से तो बने नहीं होंगे भाई। आज क्या आप कोई भी एक कमरा तक बना के दिखा दो सड़क पे अपनी मर्जी से, तो जब ये बना तो पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, वहां का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी उस क्षेत्र की, वो इसके अंदर उनको सब पता होगा, वहीं से अप्रूव हुआ होगा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, आम आदमी को सोचो बच्चा, आम आदमी को थोड़ी ना पता था यहाँ पे ये कोई लेक है, ये कोई वेटलैंड है। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई जो उसने 20-30-40 साल में कमाया होगा इसमें डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है इसको ढा दो भैया। अब वो बोल रहा है कि मेरा घर का क्या? सुप्रीम कोर्ट बोले मैं क्या जाऊं, देखूं बिल्डर को पकड़ो। अब बिल्डर कह रहा है भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो जिंदगी भर का आपका कमाई क्या गया? खत्म, टाटा बाय। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है ढा दो इनको, ढा दिए गए। ये बहुत सारे सैकड़ों फैमिली थी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्या हुआ? ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपके जीवन में ऐसी दुर्घटना ना घटे। तो सरकार का ना मास्टर प्लान आता है, हर सिटी का मास्टर प्लान बनाते हैं, ठीक है? और उस मास्टर प्लान के अंदर गवर्नमेंट अच्छे से मेंशन करके देती है, ये मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान के अंदर ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे निर्माण कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। आज सरकार इसका, ठीक है, आज कुछ लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कर लिया, कुछ कर दिया, अगर सरकार का कल डिसीजन आता है तो इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर की गई सारी एक्टिविटी को सरकार समाप्त कर सकती है। तो आप भी जब भविष्य में इस तरह का निवेश करें, निवेश करने से पहले जिस भी शहर में निवेश कर रहे हैं उस शहर का एक मास्टर प्लान पकड़ लेना,
उसमें आइडेंटिफाई करके दे देते ग्रीन एरिया है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे निर्माण कार्यों को शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो हमारे हिस्से की भी जिम्मेदारी है। एक बार जयपुर में मुझे पकड़ाने की कोशिश की है ना, एक पकड़ लिया एक सोसाइटी वाले ने, अरे सर आओ आप आपको उस एरिया में दिलाते, बढ़िया है, ओपन है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, ग्रीन। मेरे को लेके भी चला गया। मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा एक बार मास्टर प्लान देखता हूँ, यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, थोड़ा मुझे ठीक सा नहीं लग रहा। मैंने मास्टर प्लान उठाया, मैंने देखा यार ये तो सेंसिटिव एरिया इकोलॉजिकल। तो मैंने कहा भाई साहब कहाँ फंसवा रहा है मुझे, तो आज मेरा मकान दिलवा देगा मुझे यहाँ पे, आज मुझे फ्लैट दिलवा देगा, और कल को 5 साल, आज तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बोला ये तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। अरे सर कुछ नहीं होता, दुनिया भी तो रह रही है भाई, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, ईमान बोल दे कि पढ़े लिखे लोग थे क्या तुमने। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छे से पूछा, नहीं नहीं उसका प्रॉपर प्लान होता है बच्चा, प्रॉपर प्लान तैयार किया जाता है, को क्या प्रोटोकॉल अपनाना पड़ेगा इसको। ऐसे नहीं आया बुलडोजर चला डायनामाइट लगा दिया उड़ा दिया इसके अंदर ही पड़ा, नहीं, उसका प्रॉपर पहले प्लान किया जाता है, ऐसे नहीं होता ये। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल है बच्चा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स है बच्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको निर्माण कार्य करना है और कहीं पे अगर आपको विध्वंस कार्य करना है, नाम क्या है, निर्माण एवं विध्वंस अधिनियम, उसमें प्रॉपर बताया गया है कहीं पे कंस्ट्रक्शन करोगे या किसी भी चीज को डिमोलिश करोगे तो करने के तरीके क्या होते हैं और करने के समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। हमें कैसे पता चलेगा बच्चा, वो मास्टर प्लान सबके लिए अवेलेबल होता है। इस मास्टर प्लान की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल होता है बच्चा, सबके लिए अवेलेबल होता है। आप गूगल कर लोगे मास्टर प्लान ऑफ जयपुर तो मिल जाएगा, मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली मिल जाएगा, मास्टर प्लान ऑफ लखनऊ मिल जाएगा, इलाहाबाद मिल जाएगा, कानपुर मिल जाएगा, जहां पे भी डेवलपमेंटल अथॉरिटीज है जिन भी शहरों की, आप इजिली गूगल करो, आपको मास्टर प्लान मिल जाता है। 25-30 पेज का आएगा, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा, जिंदगी भर की कमाई भी तो जाएगी। चलिए अब आप बोलोगे सर जी करें क्या, बचाए कैसे, आपने तो बड़ी समस्या वाली बात बता दी। क्या इन वेटलैंड्स को बचाया जा सकता है ना, संरक्षण के उपाय, आर्द्र भूमि संरक्षण के उपाय, सब कुछ लिखा हुआ भी मिलेगा बच्चा आपको, डोंट वरी। जिसको शॉर्ट में मेरे साथ साथ करना है करता चले, और जिसको डिटेल में लिखना है अलग से आपको पूरा नोट तो मिलेगा ही। आर्द्र भूमि संरक्षण के उपाय है, क्या क्या उपाय होंगे इसके, क्या करें बचाने के लिए, आप खुद ही बताओ। अरे भाई मेरी सैलरी में क्या इंटरेस्ट है आपको, ये बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है सर, दूसरे को जीवन में नहीं झांकना। एक कहावत है, कहावत है, सिर्फ कहावत के रूप में बोल रहा हूं, एक पुरुष से उसकी सैलरी और एक महिला से उसकी उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ चीजें क्यों नहीं पूछनी चाहिए। जैसे भाई सपोज करो कोई 20,000 रुपये कमा रहा है, तो एक्चुअल में क्या करते हैं ना हम, सोसाइटी में जिस तरह का डेवलपिंग नेशंस का वैसे सोसाइटी का विषय है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेल क्या है बच्चा, मेल अर्निंग, फीमेल को परिवार संभालो, और इसकी इज्जत किसमें है, और बेचारा कमाता हो ये 25,000 अगर होगी, आपने 80 सोचा था, वो 2 अपनी उम्र से कम दिखती है, फ्रॉड हो चुकी है। तो ये चलता है, अब हर कोई अपने परिवार को चला रहा है, हर कोई अपने परिवार को, क्या कर सकते हैं बच्चा, पहली बात हमें वेटलैंड का जो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, भूमि उपयोग परिवर्तन, जितना उधर हमने लिखा था ना बच्चा, भूमि उपयोग परिवर्तन है, इसका क्या करना चाहिए बच्चा, इसका मूल्यांकन करो, पर्यवेक्षण करो कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, लोग वेटलैंड के एरिया में फालतू का कब्जा तो नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चा, जो उसका जितना उसका नुकसान हो चुका है, आप एक करो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उसकी पुनर्उत्पादन, पुनर् शब्द ऐसे होते, पुनर्उत्पादन क्षमता को बहाल करो। वहां आपने जो जो चेंजेस लेके आ गए हैं, आप उसकी नेचुरल जो उसके प्रोसेस थे उसमें लेके आइए बच्चा। ठीक है, कुछ आपको कृत्रिम तरीके से भी सुधारना होगा, कृत्रिम पुनर्उत्पादन भी करना होगा, यानी कि देखो हर इकोसिस्टम को ऊपर वाले ने ताकत दी है कि वो अपने आप को कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो उसको संभाल सकता है, तो वो नेचुरली जैसे उसके काम करने का तरीका है उसको वापस उस पोजीशन में लाने की कोशिश करो। और अगर लगता है कि प्राकृतिक प्रयास या उसके खुद से अपने आप को ठीक करने के प्रयास पर्याप्त नहीं रहेंगे, तब हमें वहां पे कृत्रिम प्रयास भी करने चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, वनीकरण को बढ़ावा, ये उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है बच्चा, फॉरेस्टेशन करोगे तो इकोसिस्टम की हेल्थ मेंटेन रहेगी। उसके बाद वन्य जीवों का संरक्षण करो, वो पार्ट होते हैं बच्चा, संरक्षण कीजिए। भाई ये क्या है, एक पारितंत्र है, आर्द्र भूमि एक पारितंत्र है, जैव घटक भी है अजैव घटक भी है, तो इसके जो जैव घटक जो वहां नेचुरली मिल सकते हैं उनको बचाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं अतिक्रमण पर रोक,
फिर क्या है, जब भी आपका कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम है बच्चा, कोई भी पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या है, उसमें एक चीज जरूर शामिल कर लेना, लोकल पार्टिसिपेशन, स्थानीय भागीदारी, या जिसको हम कहते हैं सामुदायिक भागीदारी, हमेशा। क्योंकि वहां पे रहने वाले लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, वो थैली घुमा घुमा के फेंक रहे होगा, तो लोगों को बताओ कि ये बचाना है भाई, तो क्या होगा बच्चा, सामुदायिक भागीदारी। लोगों को इन्वॉल्व करो, बोलो कि ये नेचुरल। कुछ लोग क्या कहते हैं, दो फायदे होते हैं सामुदायिक भागीदारी से, इससे एक तो जो लोकल लोग होते हैं, जो वहां के स्थानीय होते हैं, वो प्रकृति को ज्यादा बेहतर समझते हैं, प्रकृति को ज्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरा क्या है, जो लोकल लोग होते हैं, इन लोकल लोगों का जागरूक होना भी जरूरी होता है, जागरूकता जरूरी है। तो दोनों चीजों में हेल्प करेंगे। सरकार अगर कोई प्रयास लेके आ रही है, जनता जागरूक है, तो सपोर्ट करेंगे, वहां अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। फिर सबसे बड़ी समस्या है आपकी वो यूट्रोफिकेशन, सुपोषण बोलते हैं जिसको, सुपोषण की समस्या का समाधान, जिसको आप बोलते हो यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, इसको कम करो। यूट्रोफिकेशन समझ गए ना, उसमें आपने ज्यादा पोषक तत्व डाल दिए, ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई, ये सारी चीजें हैं। बताओ इसमें से किसी को भी डाउट है? सर आपकी क्लास यूपीपीसीएस के लिए भी यूजफुल और सफिशिएंट रहेगी, डेफिनेटली रहेगी बच्चा, क्यों नहीं रहेगी, बताओ। कोई समस्या किसी को? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है वेटलैंड्स इन इंडिया, भारत में आर्द्र भूमियां। मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज इंडिया। बहुत सारी वेटलैंड तो देश के आंतरिक भागों में, अलग अलग राज्यों में है बच्चा, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे वेटलैंड्स है बच्चा। ओके, और बहुत सारे हमारे तटीय क्षेत्र पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो भारत के वेटलैंड दोनों जगह है बच्चा। अंत्य भूमि जिसको हम बोलते हैं इनलैंड वेटलैंड्स, अंत्य भूमि, आर्द्र भूमियां, और दूसरा है बच्चा कोस्टल वेटलैंड्स, तटवर्ती आर्द्र भूमियां। टोटल अगर हम देखें, टोटल वेटलैंड्स को देखें, सारी वेटलैंड अगर हम देखें इंडिया में, टोटल है बच्चा अराउंड 27,000, 27,000 आर्द्र भूमियां हैं। कंफ्यूज मत करना बच्चा, रामसर वेटलैंड अलग है। जैसे अगर मैं यही बता दूं, भारत में जो रामसर आर्द्र भूमियां है, रामसर आर्द्र भूमियां, आज हम कहां बैठे बच्चा, आज हम है सितंबर 2025, इसमें इंडिया में 91 रामसर आर्द्र भूमियां हैं। मैं रामसर की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में कितनी आर्द्र भूमियां हैं उनकी बात कर रहा हूं। इन्हीं आर्द्र भूमियों में से 91 को हमने रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया है। ओके सर, झील और तालाब में क्या अंतर है? काफी अंतर है बच्चा, तालाब तो बहुत छोटी बॉडी होती है। ठीक है, कल बताया था झील के लिए क्या होना जरूरी है, कितनी गहराई होना जरूरी है ना, मिनिमम 10 हेक्टेयर वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई होनी चाहिए। तालाब तो काफी छोटी वाटर बॉडी है। अब आप बोलोगे सर इसमें से ज्यादा कौन सी है? आपसे मैं चलो फॉर एग्जांपल आपसे वाइल्ड गैस है ना, मैं आपसे ऐसे ही आपसे गैस लगवाता हूं, इन 27,000 में से आपको क्या लगता है, ज्यादा किधर होगी, ज्यादा इधर होगी या ज्यादा इधर होगी? वाइल्ड गैस करो अपना, वाइल्ड गैस करो, वाइल्ड गैस होगी, आप सोचो कितनी होगी? इनलैंड वाली है बच्चा अराउंड 24,000, 23,000, 23,000 है, और कोस्टल वाली है अराउंड 4,000, लगभग 4,000। कोस्टल एरिया पे लगभग 4,000 है, देश के आंतरिक भागों में 23,000 के आसपास है। और ये क्या हो सकते हैं? ये आपकी कोई झील हो सकती है, कोई बाढ़ का मैदान हो सकता है, खेत भी हो सकता है, चावल के खेत भी होते हैं बच्चा। हमारे देश के अंदर बहुत सारे चावल के, धान के खेतों को वेटलैंड का स्टेटस मिला हुआ है, याद रखना। बहुत सारे जो पैडी फील्ड्स है ना, धान की खेती के जो खेत है, उनको हमने वेटलैंड का दर्जा दिया हुआ है। धान के खेत काफी अच्छा काम करते हैं बच्चा। ओके दैट्स ग्रेट। तो भारत में आर्द्र भूमियों की स्थिति है, आर्द्र भूमियों के आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रयास क्या है, सरकारी प्रयास की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ष 1985 1986 के आसपास है ना, भारत सरकार एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम आया था बच्चा, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत करी थी बच्चा, है ना, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। ये हिंदी में मैंने शुरुआत की स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है। धान के खेतों का बच्चा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, समझो बच्चा, धान के खेतों का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने बहुत सारे धान के खेतों को भी शामिल किया है। बहुत सारे वहां पे जलीय प्रजाति आती है बच्चा धान के खेत में, बहुत सारी मछली की वैरायटीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे धान के खेत में। और धान का खेत अपने आप में
जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है वो किसी ना किसी अच्छे ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य क्या है बच्चा इसका? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उनको क्षरण से बचाना। इसलिए लाए हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण, दूसरा उन्हें क्षरण से बचाना। ये हमारा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। बताओ यहां किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी, इसमें एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट पता क्या है बच्चा? जैसे ये आर्द्र भूमि है ना, जो लैंड है, बेसिकली आर्द्र भूमि का मतलब क्या है? भूमि का मतलब क्या है? लैंड है। और लैंड किसका विषय है? केंद्र का विषय है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, या राज्य का विषय है? राज्य विषय। बताओ केंद्र सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय? कौन बच्चा बताएगा मुझे? ये जो जमीन है ये यूनियन लिस्ट का मैटर है या स्टेट लिस्ट का मैटर है? कंजर्वेशन प्रोग्राम है बच्चा, प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म ये होता है ना, ये इसके ऊपर एम लगा दो, शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चा। आपने बोला सर राज्य सूची का विषय है, चलो तो राज्य सूची का विषय है तो राज्य की जमीन पे ही वेटलैंड है। इसका मतलब क्या है? ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है, अल्टीमेटली ये सफल तरीके से क्रियान्वयन होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? वहां की राज्य या केंद्र शासित सरकार डिसाइड करेगी। सरकार संरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी है, संरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी। तो सरकार, केंद्र सरकार क्यों लेके आई भाई? केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं ऐसा नहीं कहा। केंद्र सरकार ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, आपको पैसा दे सकता हूं, और केंद्र सरकार के पास अगर तकनीक होगी, तकनीकी सहायता, वित्तीय और तकनीकी सहायता दे देंगे, समय समय पर आपको दिशा निर्देश दे देंगे, हमारे पास एक्सपर्टाइज है, दिशा निर्देश दे देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड के लिए अगर कभी भी कोई रिप्रेजेंट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अंतरराष्ट्रीय समन्वय को बढ़ावा देना होगा तो वो भी कौन करेगी? केंद्र सरकार ने बोला वो सब मैं कर लूंगी, आप करो, बस आपको पैसा दे रहे हैं, आपको तकनीक दे रहे हैं, इच्छा शक्ति दिखाओ और आर्द्र भूमियों को बचाओ। बताओ मुझे, धान के खेत में दवाइयों को डालने से जमीन खराब हो रही है, वो तो होगी। 1900 बच्चा यही लिखा रहता है 1985-86 है ना, आप सरकारी डॉक्यूमेंट भी देखोगे ना, ये 1985-86 है, सॉरी आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को भी देखोगे ना, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम यही लिख के देते हैं 1985 और 86, तो मैंने सेम लिख दिया। हाँ सॉरी, वो 84 गलती से लिखा गया, क्षमा प्रार्थी, गलतियां, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, बड़ी गलतियां नहीं करूंगा। ठीक है, 1985-86 है बच्चा, 85-86 है, 85-84 नहीं है, सॉरी 86 है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ? इंटरनेशनल लेवल के प्रयास की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल, आपकी इनिशिएटिव्स क्या क्या है इनको बचाने की वजह? सबसे इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन। तो इसको बेसिकली ईरान का शहर है रामसर, हाँ ईरान का एक शहर है बच्चा रामसर, वहां पे ये हुआ था फरवरी 1971, 2 फेब 1971 को हुआ था बच्चा ये। और इस कन्वेंशन को हम क्या बोलते हैं, है ना, क्यों लेके गया था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण प्लस सतत उपयोग, सतत उपयोग, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, सतत उपयोग। देखो जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रयास होते हैं और राष्ट्रीय प्रयास होते हैं बच्चा, इंसान क्या नेचर के बिना रह पाएगा? आप एक चीज बताओ, मेरा एक सामान्य सा जवाब दो, क्या इंसान प्रकृति के बिना रह सकता है? आप और मेरा अस्तित्व क्या प्रकृति के बिना संभव है? बोलो। आप बोलोगे सर जी नहीं, तो इसका मतलब जैसे मछली प्रकृति के बिना नहीं रह सकती, मेंढक नहीं रह सकता, पेड़ पौधे नहीं रह सकते, तो मैं इंसान भी नहीं रह सकता। तो हमारे जितने भी दुनिया भर के प्रयास है, किसी भी क्षेत्र में जो हम संरक्षण के प्रयास करते हैं, उसमें हमने सतत उपयोग का कंसेप्ट अपनाया है कि हमें भी जरूरत है प्राकृतिक संसाधनों की, लेकिन हमें क्या करना है? सतत उपयोग, सस्टेनेबल। तो अगर यूपीएससी कभी आपको ऐसी लाइन दे कि रामसर कन्वेंशन मानव उपयोग के लिए आर्द्र भूमियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, कभी भी नहीं होगा। आप किसी भी इकोसिस्टम से इंसान को 100% बाहर नहीं रख सकते, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, दैट्स वाई हम क्या कहते हैं? सतत उपयोग। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व वाला कंसेप्ट बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या था, अंदर कोर था, फिर बफर जोन था, फिर ट्रांजिशन था, और कोर में हमने बोला था कोर में कोई अलाउड नहीं है, ठीक है, वो हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन किए हैं, और वो भी सिर्फ कोर एरिया के लिए बोला है। बफर जोन में हमने ह्यूमन को अलाउ किया है और ट्रांजिशन जोन में भी अलाउ किया है। आगे बातें समझ में? तो यहां ये 2 फरवरी 1971, तभी से हम हर साल 2 फरवरी के दिन क्या बनाते हैं बच्चा? वेटलैंड डे बनाते हैं, वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र दिवस। कब से मनाते हैं हम? 2 फरवरी से, मतलब 2 फरवरी को हमने मनाना शुरू किया।
सर यूपीएससी का एग्जाम देना है तो 2026 में सी सेट कब से करें? सी सेट कम से कम 7-8 महीने पहले शुरू कर देना भाई। चलिए, तो रामसर के बारे में बात होगी बच्चा। अब थोड़ा कुछ फैक्चुअल नॉलेज है ना, काफी कुछ तो मैं आपको बता चुका। कंसेप्चुअल पार्ट तो देखो मैं आपको बता चुका, दिखाता हूं मैं आपको। कंसेप्ट वाला तो काफी पार्ट आप कर चुके, ये दिखा दिया मैंने वेटलैंड क्या है, कैसे काम करती है। वेटलैंड को लेके संरक्षण कार्यक्रम में हमने 5 क्राइटेरिया क्या थे, महत्व क्या था, क्षरण के कारण क्या थे, उपाय क्या थे, भारत की आर्द्रभूमि देख ली, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम देख लिया। अब हमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम अपनी कुछ स्लाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। रामसर आ गया, ये रहा। कुछ फैक्चुअल नॉलेज की इंग्लिश में भी दिया है मैंने, कोई भी डाउट हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है। सर सी सेट आप पढ़ाते तो अच्छा रहता, वो तो टीम जो डिसीजन लेगी बच्चा। ओके, कॉम्प्रिहेंशन तो आप जानते ही हो। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं बच्चा, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग पर है ये। ओके, इसे आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। कहां हुई थी? ईरान के शहर रामसर में हुई थी, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। 2 फरवरी 1971 को हुई थी, इसीलिए 2 फरवरी को हमने विश्व आर्द्र दिवस मनाना शुरू किया। इस कन्वेंशन के अभी तक कितने सदस्य देश है? दुनिया के 172 देशों ने इसको साइन किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें बच्चा, दुनिया भर में कितने रामसर साइट्स है, मतलब 172 देश इसके सदस्य है, तो दुनिया के यानी कि 172 देश इसके अंदर है। तो पूरी दुनिया के अंदर से हमने कितने रामसर वेटलैंड्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं? अभी तक तकरीबन 2300 के आसपास हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लगभग 2300 है। अब सबसे ज्यादा अगर पूछ ले दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के पास है बच्चा। इन 2300 में से 175 सिंगल किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद किसका नंबर आता है? मैक्सिको का नंबर आता है, मैक्सिको का नंबर है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास रामसर वेटलैंड के अंदर सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है? समझो ये क्या कह रहा है, नंबर कहां पे ज्यादा है, नंबर 175 नंबर के साथ यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है। क्षेत्रफल किस देश के अंदर है? हो सकता है आपने छोटे छोटे 175 लोकेशंस को आपने रामसर वेटलैंड का दर्जा दे दिया, छोटी 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 छोटी। कह रहा है ये ऐसा देश है इसका अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखो तो सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र रखता है बोलीविया, दक्षिण अमेरिका का एक देश है बच्चा बोलीविया, ठीक है। तो ये बोलीविया सबसे बड़ा क्षेत्र रखता है बच्चा। भारत कब आया? देखो रामसर कन्वेंशन तो 1971 की है और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। तो भारत 1 फरवरी 1982 से भारत में ये लागू हो गया था, ठीक है, तब से। और भारत के अंदर भी तब से हमने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल घोषित करना शुरू किए थे। अब लाभ क्या है? आर्द्र भूमियों के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और क्यों भी बचाना है बच्चा हमें वेटलैंड्स को? कहते हैं पिछले शताब्दी में अंदर, पिछले 100 साल के अंदर दुनिया भर में से लगभग 60% आर्द्र भूमियां विलुप्त हो चुकी है, हमें इनको संरक्षण करने की जरूरत है। ओके, अब ये क्या रामसर अकेला काम करता है? नहीं, रामसर के साथ दुनिया के बहुत सारे संगठन मिलकर काम करते हैं। ये आने वाले दिनों में सारे संगठन हम पढ़ेंगे। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम का एक संगठन है, आईयूसीएन नाम का एक संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सब पढ़ाऊंगा बचाने वाले दिनों की क्लासेस में। मतलब रामसर क्या अकेला काम करता है? नहीं, रामसर अकेला काम नहीं करता, दुनिया के बहुत सारे संगठन रामसर को हेल्प करते हैं उसके काम करने में। तीसरा संगठन कौन सा है? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्था। वेटलैंड इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, वो भी इसके साथ काम करती है मिलकर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के नाम से जिसको जानते हो, वो भी काम करती है। इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट है, ये भी इन 6 संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ये इसके अंतरराष्ट्रीय भागीदार बोले जाते हैं। याद रखना बच्चा, ये फैक्ट है लेकिन आपको याद रखना होगा। अब जो फैक्चुअल चीज है बच्चा ये तो अभी याद ही रखनी पड़ेगी, इसका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं, बस याद रखना रामसर 6 के साथ मिलकर काम करेगा। थोड़ा तकलीफ होगी आपको। चले, और भी क्या कर रहा है? और भी इसके साथ जो मिलकर काम करते हैं, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है यूएनसीबीडी, वो काम करता है। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर जो यूएन का कन्वेंशन है। प्रवासी, दुनिया की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में साल के अलग अलग मौसम में घूमती रहती है। जैसे हर साल इंडिया में भी अलग अलग देशों से बहुत सारे पक्षी आते हैं, बहुत सारे समुद्री जीव भी आते हैं। आपने नाम सुना होगा हिंदू में ऑलिव रिडले टर्टल आता है भारत में, है ना। फाल्कन पक्षी आता है, अमूर फाल्कन आता है, और भी बहुत सारे, साइबेरियाई जो सारस है वो देश में आती है। एक को याद रख लेना जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, है ना। मतलब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये वाला याद रखता, हिंदी वाले में यूपीएससी का ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपकी जगह मैं बैठा होता उधर, है ना, मैं ऑनलाइन क्लास देख रहा होता, तो इन संस्थाओं को मैं अंग्रेजी में याद रखने की कोशिश करता। आपको मैंने दोनों विकल्प दिए हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे। उसके बाद विश्व विरासत सम्मेलन है, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होगी, साइट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको पैसा कहां से मिलता है? आप बोलोगे ना रामसर के पास पैसा कहां से आता है काम करने के लिए? दुनिया भर की बहुत सारी संस्थाएं इसको पैसा देती है। संयुक्त राष्ट्र की 2 बॉडी है, यूनाइटेड, इसको पैसा कहां से मिलता है? आप बोलोगे ना रामसर के पास पैसा कहां से आता है काम करने के लिए? दुनिया भर की बहुत सारी संस्थाएं इसको पैसा देती है। संयुक्त राष्ट्र की 2 बॉडी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये पैसा देता है। दुनिया भर के बहुत सारे एनजीओज है वो पैसा देते हैं, बहुत सारे मल्टीलेटरल बैंक है वो पैसा देते हैं। उसके बाद बायलेटरल डोनर्स है ना, कोई पैसे वाली पार्टी है ना, टाटा साहब है, अंबानी साहब है, ले गए उनसे कुछ फंड, अडानी से ले गए, ओके, उधर एलन मस्क से लेके आ गए। फिर संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी एजेंसीज इसको पैसा देती है, इससे इसके पास पैसा आता है और ये काम करता है। सर वुड इट बी बेटर टू नॉट गिव द एग्जाम? और यार भाई कैसी बातें करो, हल्की बातें मत करो, है ना बच्चा, निसार ऐसी ऐसी हल्की बातें नहीं करते। वीर भोग्या वसुंधरा, आज सुबह तो बोला, सैनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। लड़ना तो पड़ता है, परिस्थितियां कई बार कठिन हो जाती है। कमजोर आदमी मैदान छोड़ के भागता है, मजबूत आदमी टिका रहता है। अब आपने कमजोरी को चुनना है या मजबूती का, चयन आपका है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लड़ाई को चुनता, है ना, क्विट नहीं करता। हाँ, इस तरह की बातें ना,
सर डेली क्लास के नोट्स खुद से लूँ या प्रिंट आउट निकलवा लूँ, वो जैसा आपको बेटर लगे बच्चा, ठीक है। उसके बाद भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है अभी तक? 91 हो चुकी है बच्चा, जून 2025 तक का आंकड़ा था। किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर? कंफ्यूज मत करना बच्चा, भारत के अंदर टोटल वेटलैंड 27,000 बताइए मैंने, रामसर केवल कितनी है? 91। और सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है? तमिलनाडु के पास लगभग 20 है ना। वैसे तो ये डेटा मैंने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट किया था, लास्ट वीक ही अपडेट किया, पिछले हफ्ते के अंदर कुछ एक आधा अपडेट आ गया होगा तो आप देख लेना, अदरवाइज ये इतना ही रहेगा। तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा वेटलैंड किसके पास है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर सबसे बड़ा, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरवन, नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। वेस्ट बंगाल में, नंबर 2 वेम्बनाड कोल है केरल में, और नंबर 3 है चिल्का। देखो अगर अदरवाइज हमें ये फैक्ट याद ना होगा तो हम क्या सोचेंगे, चिल्का होना चाहिए भैया ना, चिल्का बहुत सुनते नहीं। सुंदरवन, वेम्बनाड, चिल्का। सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश के अंदर, रेणुका। इस पे क्वेश्चन भी आया था बच्चा, ये नहीं पूछा था कि रेणुका झील सबसे छोटी है क्या। बस कई बार यूपीएससी क्या करता है, एक साइड दे देगा स्टेट, एक तरफ सूची 1 दे देगा, सूची 1, दूसरी तरफ दे देगा सूची 2। यहाँ पे तो स्टेट का नाम दे देगा, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर जो भी है, यहाँ पे वेटलैंड दे देगा कोई भी, पूछेगा क्या ये इसी राज्य में है या किसी और राज्य में है। तो वहां पे रेणुका को पूछा गया था, रेणुका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक। उसके बाद वेम्बनाड वेटलैंड तमिलनाडु, वेदांतंगल डीएस तमिलनाडु। तो पहले पहले याद रख लेना, सबसे छोटा रेणुका और सबसे बड़ा सुंदरवन। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां? यूके के अंदर। और दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसके अंदर? बोलीविया के अंदर। इंडिया में अभी तक कितने रामसर साइट? 91। कब आया? 1971, 2 फरवरी। इंडिया ने कब साइन किया? फरवरी 1982, 11 साल बाद इंडिया ने साइन किया। पैसा कहां से मिलता है? इसको यूएन पैसा देता है, यूएनईपी पैसा देता है, यूएनडीपी पैसा देता है, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ पैसा देते हैं, कोई डोनर है वो पैसा दे देता है। और क्या होता है बताओ, किसके साथ मिलकर काम करता है? 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके साथ प्रॉपर मिलकर काम करता है। उसके अलावा भी और बहुत सारे संगठन थे जिसके साथ मिलकर काम करता है। चलिए, और क्या है? भारत में सबसे पुराना रामसर साइट कौन सा है बच्चा? चिलिका झील है, ये सबसे पुराना है, 1981 में आया था। और 1981 में एक और दो हमारे, मतलब भारत जब 1981-82 के अंदर जब इसके अंदर शामिल हुआ तो हमने दो को बनाया बच्चा, चिलिका झील को और केवलादेव को, ठीक है। हाल ही में भारत ने 91 कर दिया बच्चा, ये भी हमने देख लिया। फिर एक और आता है बच्चा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है समझ लो बच्चा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? जो ये रामसर कन्वेंशन है ना, रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को लेके। अब कहते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? कहते हैं मान के चलो रामसर कन्वेंशन का एक ऑफिस है, आम भाषा में समझा रहा हूं बच्चा, कभी भी नहीं भूलोगे। रामसर कन्वेंशन का कोई ऑफिस है जहां पे रामसर, ईरान का शहर रामसर, उस ऑफिस के अंदर एक रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर पन्ने पलटो उसके, उस रजिस्टर के अंदर हमने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, दुनिया भर के बहुत सारे रामसर वेटलैंड्स को जिसमें हमने शामिल किया है। और उस रजिस्टर के अंदर हमने उन वेटलैंड्स को शामिल किया है जहां की इकोलॉजी में या तो परिवर्तन हो चुका है या हो रहा है या भविष्य में होने की संभावना है। दूसरा, वो किस कारण से हुआ? मानवीय गतिविधियों और टेक्निकल इंटरफेरेंस से, तकनीक लेके घुसे हम वहां, इंसान की एक्टिविटीज की वजह से या तो वहां की इकोलॉजी में चेंज हो चुका है या हो रहा है या होने की संभावना है। तो उस रजिस्टर के अंदर दुनिया भर के उन वेटलैंड्स को हमने डाला हुआ है। तो ये रिकॉर्ड नाम क्यों है? वो रजिस्टर है बच्चा, ठीक है, रिकॉर्ड नाम की है, उसका हमने नाम क्या लिख दिया? उस रजिस्टर का नाम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रख दिया। बताओ बता दो मुझे, अभी एक बात समझ में आई या नहीं आई? संभावना है, कारण क्या है? इंसान गया, तकनीक गई, प्रदूषण वगैरह हमने कर दिया। और अब हमें इन वेटलैंड्स को सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो कहता है आर्द्र भूमियों का एक रजिस्टर है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ये तीनों लाइन याद रखना बच्चा यहाँ पे। पहला, जहां की पारिस्थितिकी में गंभीर परिवर्तन हो चुका है, हो रहा है, होने की संभावना है, पहली लाइन तो ये याद रखना। दूसरी लाइन क्या है? कारण किस वजह से? तकनीकी विकास, मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण की जरूरत, कि बाकी वेटलैंड की तुलना में उस क्षेत्र में हमें इनको बचाने की जरूरत है। तो क्या इंडिया में भी कुछ ऐसे वेटलैंड है जिनको हमने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है? हाँ, इंडिया में भी ऐसे है। पहले 3 थे, अब 2 है। पहले 3 थे, मतलब शुरुआत में 3 थे, अब 3 में से एक की हालत सुधर गई। अब इंडिया में 2 ऐसे वेटलैंड है जिसको हमने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है। तो वे 2 कौन से हैं और वो 3 कौन से हैं? टेक्निकली तो पहले हम ये समझेंगे वो तीसरा कौन सा था। तो पहला है ओडिशा की चिलिका लेक, उसको शामिल किया गया बच्चा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। और क्योंकि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गया, पूरी दुनिया का फोकस हो गया, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, भैया तुम इतनी महत्वपूर्ण वेटलैंड को क्यों खराब कर रहे हो। तो वहां पे सरकारी प्रयास हुए और हमने अच्छे प्रयास करके 8-10 सालों में उसको, स्थिति को बेहतर कर दिया और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गया। तो अब एक प्रश्न ये भी बनता है, अगर यूपीएससी कभी आपको ये बोल दे कि एक बार अगर किसी वेटलैंड को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया, उसे हम उससे बाहर नहीं निकाल सकते, गलत, निकाल सकते हैं। अगर उसकी स्थिति सुधर जाए, हमने जो संरक्षण के प्रयास किए वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दे, तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर भी किया जा सकता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया की ओडिशा की चिलिका लेक, ठीक है। तो देख लो भैया, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इसमें शामिल भी किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस क्षेत्र में पड़ने वाले देश को अपना क्या देना पड़ेगा बच्चा? अप्रूवल देना पड़ेगा। तो चिलिका लेक है ये हमारी ओडिशा की, इसको हमने शामिल किया था सबसे पहले 1993 में, लेकिन साल 2002 में इससे बाहर आ गई। क्यों? अच्छे संरक्षण के प्रयास हुए और इसे हमने क्या, रामसर वेटलैंड का अवार्ड भी मिला था साल 2002 में, ठीक है। दूसरी कौन है? ये पूरी वेटलैंड है चिलिका, ओके, ये चिलिका, इधर बंगाल की खाड़ी, ये उड़ीसा है बच्चा।
किन किन जिलों में फैली हुई है चिलिका लेक? इधर पुरी जिला है, उड़ीसा का पुरी जिला है, इधर उड़ीसा का खुर्दा जिला है, और ये उड़ीसा का गंजम जिला है। तो 3 जिलों का बॉर्डर लगता है इस चिलिका झील के साथ। 3 जिले हैं बच्चा, गंजम जिला, खुर्दा जिला और पुरी जिला उड़ीसा का। इसी वेटलैंड के अंदर एक छोटा सा आइलैंड भी है, इस पे भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। इस आइलैंड का नाम है नालबाना आइलैंड, नालबाना आइलैंड, ठीक है। और आई होप आप ज्योग्राफी में पढ़ के आए होंगे, लेक क्या होता है, लगून क्या होता है, बैक वाटर क्या होता है, बे क्या होती है, गल्फ क्या होती है, सब पढ़ के आए होंगे, ठीक है। हाँ, चलो, दूसरा मणिपुर की लोकटक झील है। ओके, 1993 में इसको शामिल किया गया था। क्यों शामिल किया गया था? यहाँ पे एक बच्चा काफी ज्यादा निर्वनीकरण हो गया था, अत्यधिक प्रदूषण हो गया था, और वाटर हयासिंथ, जलकुंभी, मैं दिखाता हूँ जलकुंभी, ये होती है बच्चा जलकुंभी, तो लोकटक झील में काफी ज्यादा मात्रा में आ गई थी और इससे वहां की इकोलॉजी को नुकसान पहुंच रहा था, तब इसको शामिल किया था। फिर तीसरा तीसरा है हमारा केवलादेव, राजस्थान। इसको 1990 में शामिल किया गया था। यहाँ पे घास उग गई थी, पासपालम डिचिकम, इस घास की वजह से यहाँ पे काफी इम्बैलेंस हो गया था। ओके, तो ये 3 हमारे पास थे। अब कौन से बच गए? एक तो लोकटक लेक रह गया, दूसरा केवलादेव रह गया, हमने चिलिका लेक को इससे बाहर निकाल दिया। चलो, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे बच्चा मैंग्रोव वाला टॉपिक। बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, मैंग्रोव पढ़ के दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। चलो, बाय बाय।